माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री विद मानसी। इस चैनल में मैं क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी केमिस्ट्री के जो मैंने सेल्फ मेड नोट्स बनाए हैं उससे मैं आपको हर दिन एक एक पेज समझाती हूँ, एक एक कंसेप्ट समझाती हूँ। मेरी वीडियोस थोड़ी छोटी ही रहती हैं कि आपको ज़्यादा बोर ना लगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से लोग बोर हो जाते हैं, फिर उनका इंटरेस्ट कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाता है, चाहे आप कितना भी अच्छा समझाओ या कितना भी अच्छा पढ़ाओ। इसीलिए मैं हर दिन एक एक टॉपिक, एक एक पेज की वीडियो बनाती हूँ और आपको शेयर करती हूँ। हमने अभी तक क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चालू कर दिया था। इसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और कल तक हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ, वो था स्टाइक्योमेट्रिक एंड स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। इसमें हमने स्टाइक्योमेट्री के बारे में पढ़ लिया था कि ये दो ग्रीक वर्ड से स्टाइक्यो, जिसको मतलब एलिमेंट होता है, मेट्रो मतलब मेज़र होता है। हमें स्टाइक्योमेट्री बेसिकली ये बताता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केमिकल रिएक्शंस में कितना मास, कितना वॉल्यूम इंक्लूड हुआ है। अब हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टार्ट कर दिया था कल बात। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है जितने नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट के प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होंगे एलिमेंट के, तब हम कहेंगे वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अभी हमें ये बताया गया है, हम पढ़ रहे हैं व्हाट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें ये बोला गया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हम एक इक्वेशन को सेलेक्ट करते हैं, CH4 गैस CH4 प्लस O2 2O2 CO2 2H2O। मतलब कि जब हम CH4 मतलब मीथेन का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कहते हैं उसमें CO2 रिलीज होती है और H2O फॉर्म होता है। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? तो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मीनिंग पता है, जितने नंबर ऑफ एटम एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट एटम के एलिमेंट के हमें प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट होंगे। अभी कार्बन का एक एटम प्रेजेंट है तो हमने देखा कार्बन का प्रोडक्ट साइड में भी एक ही एटम है। हाइड्रोजन का 4 एटम प्रेजेंट है इधर, तो हाइड्रोजन का हमने इधर देखा कि 2H2 है, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड ऑल्सो। ऑक्सीजन का हमने देखा O2 है, मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम है, उसमें से मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया तो कितने हो गए, ऑक्सीजन के 4 एटम प्रेजेंट हो गए। जब हमने इधर देखा प्रोडक्ट साइड में तो O के यहाँ पर CO2 में 2 एटम प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन में भी यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं, वाटर में भी यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर कहेगा 4। मतलब कि जितना ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे एलिमेंट के रिएक्टेंट में प्रेजेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे एलिमेंट के प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फर्दर वी हैव मूव। अब इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स बताए गए हैं, क्या क्या हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम सीख सकते हैं पॉइंट्स, वो हमें बताएं। 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ O2 गैस टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O गैस। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूं तो आपको क्लियर दिखने लगे। देखिए इसमें हमें ये बोला गया है 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 मोल ऑफ O2 to give 1 मोल ऑफ CO2 and 2 मोल ऑफ H2O। जो ये हमारा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको 1 मान लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं, ये 1 है। अभी हमें ये पता चला है ये जो होता है ना, ये आपके जो एलिमेंट के आगे नंबर लिखे होते हैं इसे हम स्टाइक्योमेट्री कहते हैं। तो स्टाइक्योमेट्री देखकर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चल रही हैं वो हम इसमें आगे पॉइंट्स में समझेंगे। तो इसमें ये बोला गया है 1 मोल ऑफ, ये हमारा मोल भी रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ O2 टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। ये हमें समझ में आ गया। जो ये नंबर हमें दिखा रहे हैं स्टाइक्योमेट्री में, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स वो मॉलिक्यूल के कितने प्रेजेंट हैं रिएक्शन में। अब देखते हैं, अब हमारा नया पेज स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या है पढ़ेंगे हम। 1 molecule of CH4 गैस reacts with 2 molecule of, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ,
1 molecule of CH4 gas reacts with 2 molecule of O2 gas to give 1 molecule of CO2 gas, 2 molecule of H2O gas। अभी देखिए हमें ये जो स्टाइक्योमेट्री प्रेजेंट है इससे ये हमें मोल्स एक्चुअली बताता है कि इस मॉलिक्यूल के कितने मोल्स रिएक्शन में प्रेजेंट हैं। अब हमें इससे मोल से हमें मॉलिक्यूल भी अब हमें दूसरे पॉइंट में हमें मॉलिक्यूल बताया गया है, मतलब कि मोल का कहीं ना कहीं रिलेशन हमारे मॉलिक्यूल से भी है। तो हमें पता है, रुकिए मैं एक नया पेज इसमें ऐड कर दूं, इधर ये दूसरे पेज में इधर समझते हैं। जब हमें मोल पता होता है, मोल के देखो हम कुछ पॉइंट्स बता दे रहे हैं आपको, वो आपको लर्न कर लेना अगर आपको नहीं पता है। वैसे तो बेसिकली आपके जूनियर क्लासेस में इतना मोल तो बता दिया जाता है कि इसके बेसिकली क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं, बट नहीं पता है तो वो मैं अभी समझा दे रही हूँ आपको, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आगे आप और अच्छे से समझोगे मोल को। वैसे मोल को अगर हमें नंबर के फॉर्म में लिखना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na हमारा क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। अगर हमें मोल्स मास के फॉर्म में लिखना है तो क्या होता है, गिवन मास इन ग्राम अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। ठीक, और क्या होता है अगर हम मोल को रिप्रेजेंट करना है वॉल्यूम के थ्रू में तो क्या होता है आंसर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ठीक, अभी हमें मोल्स के बारे में पता चला है। मोल्स के कुछ फॉर्मूले हैं। अगर हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल के फॉर्म में मोल्स को लिखना है तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल अपॉन Na होता है एवोगाड्रो नंबर, जो हम आगे पढ़ चुके हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। ठीक, अगर हमें मोल्स को मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दोनों हमें ग्राम में होने चाहिए। मोल्स अगर वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ठीक, अभी हमें क्या कहते हैं, इसमें मोल्स के स्टाइक्योमेट्री से मैंने बता दिया कि आपको मोल्स पता चल गए हैं। अब आपको मोल्स पता चल गए तो उसको हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी देखो 1 मोल है तो सबके Na, तो अगर हमें मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होता है, मोल को अब हमें मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल हो जाएंगे हमारे, ये हमारा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है मोल इंटू Na। ठीक, ये देखो हमने अगर हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हमें मोल्स का Na से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। Na सबका कांस्टेंट है, तो अगर हमारे 1 मोल की बात करी जा रही है, अगर हमें पता करना है मॉलिक्यूल कितना है, अगर 1 मोल यूज़ किया जा रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़, अगर हमें CH4 के हमें मॉलिक्यूल निकालने हैं, हमें पता है 1 मोल यूज़ हो रहा है और इसको Na कर देंगे तो हमारे कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल हमारे CH4 के कितने होंगे, NaCH4 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। बट देखो Na तो हमारे जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं इस रिएक्शन में, Na तो सब में ही कॉमन हो जाएगा। तो उससे हम क्या कह सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 गैस रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O गैस। 1 मॉलिक्यूल हमारा 1 मोल से हमने नंबर, देखो मोल हमें पता चल गया, मोल से हमने उसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखना है तो मल्टीप्लाई बाय Na कर देंगे। पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Na तो हमारे सारे जो मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए तो Na सब में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 जितना हमारा मोल रिप्रेजेंट कर रहा है उतना ही हमारा मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर 1 मोल CH4 यूज़ हो रहा है तो मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 गैस है, रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ O2 मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस है, गिव 1 मोल ऑफ CO2 गैस मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस है, एंड 2 मोल ऑफ H2O गैस मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O गैस यूज़ हो रही है। अब देखो हमने मोल को वॉल्यूम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का भी फॉर्मूला देखा है। अभी हमें मोल पता है और हमें वॉल्यूम इन लीटर पता करना है तो मल्टीप्लाई बाई इससे कर देंगे। वॉल्यूम हमें पता करना है किसी भी सॉल्यूशन का तो हमें उससे क्या, मोल इंटू 20
मोल इंटू 22 पॉइंट, रुको मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो जाती टैबलेट में, अच्छे से लिखना भी सीखना पड़ेगा मुझे। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का क्या, मोल इंटू 22.4 लीटर। ठीक, तो अभी हमें मोल किसी का चीज़ का पता है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर या 22.7 लीटर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर 22, जैसे यहाँ पर Na सब के लिए कॉमन हो गया था, वैसे ही यहाँ पर 22 Na सब के लिए कॉमन हो गया तो वैसे ही यहाँ पर 22.7 लीटर सब के लिए कॉमन हो जाएगा। तो हमारा मोल जितना बता रहा है, तो अभी हमें वॉल्यूम निकालना है सबके लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना है। मोल हमें पता है तो मोल से वॉल्यूम निकालने की क्या करते हैं, 22.4 या 22.7 लीटर से मल्टीप्लाई करना रहता है हमें। तो हमारा क्या होगा, हमें पता है कितना 1 मोल ऑफ CH4 है। देखो हमें एक सॉल्व करके भी आपको बता देते, 1 मोल ऑफ CH4 हमें गिवन है। ठीक, अब हमें पता करना है इसका कितना वॉल्यूम हमारा रिएक्शन में इंक्लूड हो रहा है। तो वॉल्यूम फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है, मोल हमें पता है 1 मोल है, 22.7 लीटर ले लो तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 22.7 लीटर। मतलब हमारे 22.7 लीटर CH4 हमारा इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। वैसे ही आप O2 का भी निकाल सकते हो, O2 के 2 मोल्स यूज़ हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे 22.7 से, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 45.4 लीटर। यहाँ पर 1 मोल ऑफ CO2 गैस फॉर्म हो रही है तो कितना, 22.7 लीटर ऑफ CO2 गैस मिल जाएगी। अब हमें पता चला 2 मोल्स ऑफ H2O गैस इन्वॉल्व हो रही है तो हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 22.7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम पता चल जाएगा H2O कितना फॉर्म हो रहा है, तो वो कितना हो रहा है, 45.4 लीटर ऑफ H2O। अभी हमें मास से कन्वर्ट कर, अभी हमारा चौथा पॉइंट है मास से, मतलब हमारे स्टाइकियोमेट्री अगर हमें पता है तो उससे हम मास, वॉल्यूम और कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये सब निकाल कर उस इक्वेशन को भी और डिफाइन कर सकते हैं। अभी मास के बात करते हैं। मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है, मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब हमें देखो, हमसे पूछा जाए कि हमें पता करना है कितना मास हमारा CH4 और O2 बन रहा है, फॉर्म मतलब मिल रहा है, और कितने मास हमारा CO2 और H2O गैस बन रहा है। तो हमें मोल्स जब पता है तो हमें मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास कर देंगे तो हमारा गिवन मास आ जाएगा। ठीक, अभी हमें पता चला है 1 मोल ऑफ CH4 यूज़ हो रहा है हमारा, तो अगर हमें गिवन मास निकालना है तो 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास हमारा CH4 का 16 ग्राम होता है, इंटू गिवन मास कर देंगे, इंटू नहीं इक्वल टू गिवन मास, यही हमारा होगा, तो आंसर हमारा 16 ग्राम आ जाएगा। तो मतलब कि अगर हमें मोल किसी भी रिएक्शंस के मतलब कि स्टाइकियोमेट्री से हम समझ जाते हैं कि इतने मोल हमारे मॉलिक्यूल के इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इतने स्टाइकियोमेट्री अगर प्रोडक्ट में भी दिए गए हैं तो हमें उससे पता चल जाता है उतने ही मोल हमारे प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहे हैं। तो मोल से हम उसको कहते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम में भी कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम उसको ग्राम में भी, मास में भी रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। इससे देखो आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम दिस रिलेशनशिप द गिवन डाटा कैन बी इंटरकन्वर्टिबल एज फॉलोज। अभी देखो ऊपर के जो हमारे पॉइंट्स थे उससे हमने क्या समझा, अगर हमें मोल्स पता चल जाते हैं तो हम मोल्स को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्स को हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें मोल्स पता है तो अगर हमें उससे पता करना है कि कितने गिवन मास यूज़ हो रहा है हमारा रिएक्टेंट का और कितना ही प्रोडक्ट में मास फॉर्म हो रहा है तो वो भी हमें पता कर सकते हैं, और कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के यूज़ हो रहे हैं और कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के फॉर्म हो रहे हैं वो भी हम पता कर सकते हैं। इन पॉइंट से हमने ये समझा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट।
बेसिकली लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके आगे की कैलकुलेशंस जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये बहुत यूज़फुल है। और मूल कंसेप्ट में जब आप आगे पढ़ोगे और अच्छे से, तो आपको लिमिटिंग रीजेंट अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत यूज़फुल होता है। तो लिमिटिंग रीजेंट होता क्या है, बेसिकली इसकी लैंग्वेज हम पहले पढ़ लेते हैं। मैनी अ टाइम रिएक्शंस आर कैरीड आउट विद अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डेट आर डिफरेंट देन द अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इसमें ये बताया गया है कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्टेंट में हमने जितना अमाउंट लिया है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। कोई भी केमिकल इक्वेशंस को, रिएक्शंस को कैरीड आउट करने के लिए अगर रिएक्टेंट की जितनी अमाउंट का रिक्वायरमेंट होता है, अगर उससे ज़्यादा कभी कभी होता है कि उससे ज़्यादा अमाउंट रिएक्टेंट का रिएक्शन में प्रेजेंट होता है। In such situation, one reactant is in more amount than the amount required by balanced chemical reactions. Basically यही है केमिकल रिएक्शंस में, हम बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में हमें रिएक्टेंट के जितना अमाउंट यूज़फुल होता है उससे कभी कभी क्या होता है, उससे ज़्यादा अमाउंट रिएक्टेंट का रिएक्शन में प्रेजेंट होता है। The reactant which is present in least amount get consumed after completion, and after that further reaction does not take place whatever be the amount of other reactant. Hence the reactant which get consumed first limit the amount of product formed, and this is therefore limiting reagent. अभी देखो समझो, अभी हमने एक A प्लस बी से हमारा एक रिएक्शन ली, हमने A प्लस बी से हमारा प्रोडक्ट बन गया। अभी इसमें ये लैंग्वेज से हमने जो समझा है वो बेसिकली ये है कि ये रिएक्शन करवाने के लिए A की जितनी अमाउंट हमें चाहिए थी उससे ज़्यादा अमाउंट हमारी प्रेजेंट है, बट जो B है उसकी अमाउंट A से कम है, मतलब कि A की अमाउंट ज़्यादा है B से। तो अगर रिएक्शन इन दोनों के बीच में हो रही है तो आप ये समझो, अगर A का अमाउंट B से ज़्यादा ही है तो जब तक B रहेगा तब तक ही तो A रिएक्शन कर पाएगा B से। अगर B की अमाउंट ख़त्म हो जाएगी, देखो आपके पास एक A है, उसके पास 16 ग्राम है, ठीक, और दूसरा रिएक्टेंट है B, उसके पास 8 ग्राम है। तो अगर A प्लस बी की रिएक्शन करके ही आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो जब तक B रहेगा तब तक ही रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है। अगर B की अमाउंट पूरी कंज्यूम हो जाती है तो फिर आपके पास उस रिएक्शन में आपका सिर्फ A ही प्रेजेंट होगा, और A ही सिर्फ प्रेजेंट है तो उससे प्रोडक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि प्रोडक्ट किससे बन रहा है, A प्लस बी से मिलकर बन रहा है। अगर B ही ख़त्म हो जाता है, B ही नहीं रहता है, तो A फिर किससे रिएक्शन करेगा? अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं अब बी आपका फिर क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट, LR जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं? क्योंकि जब तक बी है इस रिएक्शन में तब तक ही ये रिएक्शन हो रही है। जब बी ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, चाहे ए का अमाउंट कितना ही ज़्यादा हो। अगर हमेशा पर कंडीशन ये रहेगी ए की का जो अमाउंट है वो बी से ज़्यादा ही है, तो जब तक बी रहेगा तब तक ही ये रिएक्शन होगी, क्योंकि प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो ए प्लस बी से मिलकर बन रहा है, सिर्फ ए से नहीं बन रहा है। ए प्रोडक्ट बनने के लिए ए भी ज़रूरी है और बी भी ज़रूरी है। अगर बी का अमाउंट कम है और बी जल्दी कंज्यूम हो जाता है तो फिर रिएक्शन बंद हो जाएगी, मतलब कि ये आपकी रिएक्शन को लिमिट कर रहा है। Hence the reactant which get consumed first limit the amount of product formed. लिमिट कर रहा है, मतलब कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ बी पे। अगर अमाउंट ऑफ बी ख़त्म हो जाता है तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट के अमाउंट पर लिमिटेशंस है। प्रोडक्ट के अमाउंट पर लिमिटेशन क्या है? प्रोडक्ट के अमाउंट में लिमिटेशन बी की वजह से है, इसलिए आपका जो ये बी है इसको हम लिमिटिंग रीजेंट कह देते हैं। लिमिटिंग रीजेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट के अमाउंट पर लिमिटेशंस आ रही हैं। जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए उतना प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि बी जितना है उतना ही सिर्फ प्रोडक्ट बन पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं लिमिटिंग रीजेंट।
आपके पास दो रिएक्टेंट हैं जिसमें से एक का अमाउंट जितना रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जो उस फ़र्क किससे पड़ रहा है, जिसका अमाउंट क्या कहते हैं आपके ए से कम है। अगर आपका बी का अमाउंट कम है तो फिर आपका प्रोडक्ट भी क्या कहते हैं कम बने, उतना ही बनेगा, चाहे आपका ए का अमाउंट कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपका ए प्लस बी से मिलकर बन रहा है ना। अगर बी ही ख़त्म हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि ए अकेले प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट की अमाउंट है उसमें लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशन आपका बी से है, अमाउंट ऑफ बी जो प्रेजेंट है आपका रिएक्शन में, इसीलिए बी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूं मैं, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका हम स्टार्टिंग कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन को, जो हमारी रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से मिलकर बनती है केमिकल इक्वेशन जिसे कहते हैं हम, उसको बैलेंसिंग कैसे करना है अब हम वो समझेंगे। According to law of conservation of mass, a balanced chemical equation has same number of atoms of each element on both side of equation। हमने पहले भी आपको जब ये टॉपिक स्टैइकियोमेट्री मैंने समझाया था तब मैंने ये चीज़ बताई थी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं जब आपके जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट एटम के एलिमेंट के रिएक्टेंट में प्रेजेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपके एलिमेंट के प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होने चाहिए, तब आप कहते हो दोनों रिएक्शन बैलेंस्ड हैं। दोनों रिएक्शन नहीं, मतलब केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। मैनी केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड बाय ट्रायल एंड एरर। बहुत सारी जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उससे हम ट्रायल और एरर का जो होता है ना, कि हम तुक्का मार मार के भी इसको इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अभी इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन सी रिएक्शंस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। अब इस इक्वेशन में देखिए, जितना एटम आपका एटम Fe का कितना प्रेजेंट है आपके पास, 4 एटम आयरन के आपके प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में देखते हैं आपके कितने एटम आयरन के प्रेजेंट है, 2 × 2 4, मतलब कि आयरन का आपका जितने एटम रिएक्टेंट में प्रेजेंट है उतने ही एटम आपके प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन का देखते हैं, 2 × 3 6 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड। देन वी सी कितने आपके प्रोडक्ट में प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन एटम, 2 × 3, मतलब 6 एटम्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। मतलब ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन। 2 Mg प्रेजेंट है, 2 मैग्नीशियम के एटम प्रेजेंट है आपके रिएक्टेंट साइड। इधर देखेंगे तो इधर भी 2 मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड, ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड, मतलब कि ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। फॉस्फोरस के 4 एटम प्रेजेंट है आपके रिएक्टेंट साइड में, फॉस्फोरस के 4 एटम प्रेजेंट हैं आपके प्रोडक्ट साइड में, मतलब कि फॉस्फोरस के भी आपके रिएक्टेंट में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट में प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन के आपके 10 एटम्स प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट साइड में, ऑक्सीजन के ही आपके यहाँ पर 10 एटम प्रेजेंट हैं आपके प्रोडक्ट साइड में, तो मतलब कि ये भी आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इधर इसको काट देते हैं, ये इतना नहीं है, ये भी आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ऑक्सीजन के भी कहते हैं 10 एटम प्रेजेंट है यहाँ पर भी 10 एटम प्रेजेंट है। फॉस्फोरस यहाँ 4 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 4 प्रेजेंट है। नाउ लेट अस टेक कंबशन ऑफ C3H8। दिस इक्वेशन कैन बी बैलेंस इन एक स्टेप। अभी हम जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के सीखने जा रहे हैं उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कंबशन ऑफ प्रोपेन C3H8, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम आगे कल प्रोसीड करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आज आपने थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया और वीडियो भी लॉन्ग हो गई है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ लिया है। लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में क्या पढ़ा है आपने, कि अगर 2 रिएक्टेंट है आपके पास, एक रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट है जितना केमिकल इक्वेशन में रिक्वायरमेंट है, और दूसरा आपका क्या कहते हैं अमाउंट
अगर जिस रिएक्टेंट की वजह से आपकी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लिमिट हो रहा है, मतलब उसमें लिमिटेशंस आ रही हैं, तो उस रिएक्टेंट को आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब आपने ये भी आगे पढ़ लिया है कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से आपको क्या क्या पता चलता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, और आपको उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से आपको मोल्स पता चलते हैं। मोल्स को हम लोग नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट कर लिख सकते हैं, मास में भी कन्वर्ट कर लिख सकते हैं, वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर लिख सकते हैं। तो आज हमने इतना पढ़ लिया है, कल हम स्टार्ट करेंगे कि हमें केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।